नमस्कार बच्चों। आज हम हिंदी लोक भारती कक्षा 10वीं का पाठ 10 ठेस, जो कि एक पूरक पठन है और ये एक आंचलिक कहानी का रूप है। इस कहानी के लेखक हैं फणीश्वरनाथ रेणु। बच्चों, फणीश्वरनाथ रेणु हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक मुंशी प्रेमचंद जी के विकल्प के रूप में जाने जाते हैं। तो आइए हम परिचित होते हैं इनके जीवन से। इनका जन्म 1921 पूर्णिया बिहार में हुआ और इनकी मृत्यु 1977 में हुई। परिचय। हिंदी कथाधारा का रुख बदलने वाले फणीश्वरनाथ रेणु जी को आज़ादी के बाद के प्रेमचंद की संज्ञा दी जाती है। आपकी कहानियाँ और उपन्यासों में आंचलिक जीवन की धुन, गंध, लयताल, सुर सुंदरता, कुरूपता स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। आपकी भाषा शैली में एक जादुई असर मिलता है। इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं मैला आंचल, परती परिकथा, जुलूस उपन्यास, एक आदिम रात्रि की महक, ठुमरी, अच्छे आदमी कथा संग्रह, ऋण, धनजल, नेपाली क्रांति कथा, रिपोर्ताज आदि। अब हम गद्य संबंधी की ओर बढ़ते हैं। प्रस्तुत आंचलिक कहानी बिहार के ग्रामीण जीवन पर आधारित है। इस कहानी के माध्यम से कथाकार ने ग्रामीण जीवन, सामाजिक संबंध, कारीगिरी, कारीगरों के स्वाभिमान आदि को बड़े ही सुंदर ढंग से चित्रित किया है। बच्चों, पाठ 10 ठेस कहानी में लेखक ने एक कारीगर के इस प्रकार की अनेक कारीगरी का वर्णन किया है। तो अब हम बढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर। कहानी इस प्रकार शुरू होती है। खेतीबाड़ी के समय गांव के किसान सिरचन की गिनती नहीं करते। लोग उसको बेकार ही नहीं बेगार समझते हैं। इसलिए खेती खलिहान की मजदूरी के लिए कोई नहीं बुलाने जाता है। सिरचन को क्या होगा उसको बुलाकर? दूसरे मजदूर खेत पहुंचकर 1/3 काम कर चुके होंगे, तब कहीं सिरचन राय हाथ में खुरपी डुलाता हुआ दिखाई पड़ेगा। पगडंडी पर तौल तौल कर पांव रखता हुआ धीरे धीरे। मुफ्त में मजदूरी देनी हो तो और बात है। बच्चों, यहाँ बेगार शब्द का अर्थ है बिना मजदूरी के जबरदस्ती लिया गया काम। आगे बढ़ते हैं। आज सिरचन को मुफ्तखोर, कामचोर या चटोर कह ले कोई। एक समय था जब उसकी मड़ैया के पास, मड़ैया अर्थात झोपड़ी नुमा घर, मड़ैया के पास बाबू लोगों की सवारियां बंधी रहती थी। उसे लोग पूछते ही नहीं थे, उसकी खुशामद भी करते थे। अरे सिरचन भाई, अब तो तुम्हारे ही हाथ की कारीगरी रह गई है सारे इलाके में। एक दिन का समय निकाल कर चलो, बड़े भैया की चिट्ठी आई है। शहर से सिरचन से एक जोड़ा चिक बनवाकर भेज दो। मुझे आज भी याद है, मेरी माँ जब कभी सिरचन को बुलाने के लिए कहती, मैं पहले ही पूछ लेता, भोग क्या क्या लगेगा। माँ हंसकर कहती, जा जा, बेचारा मेरे काम में पूजा भोग की बात नहीं उठाता कभी। पड़ोसी गांव के पंचानन चौधरी के छोटे लड़के को एक बार मेरे सामने ही बेपानी कर दिया था। बेपानी करना अर्थात बेइज्जत कर देना। सिरचन ने, तुम्हारी भाभी नाखून से खाट कर तरकारी परोसती है, अर्थात नाप जोक कर बहुत कम मात्रा में परोसना। और इमली का रस डालकर कढ़ी तो हम मामूली लोगों की घरवालियां बनाती हैं, तुम्हारी भाभी ने कहाँ से बनाना सीखी है? इसलिए सिरचन को बुलाने के पहले मैं माँ से पूछ लेता। सिरचन को देखते ही माँ हुसल कर कहती, आओ सिरचन, आज नीनू मथ रही थी तो तुम्हारी याद आई। घी का कखोरन के साथ चूड़ा तुमको बहुत पसंद है ना? और बड़ी बेटी ने ससुराल से संवाद भेजा है, उसकी ननद रूठी हुई है मोथी की शीतल पार्टी के लिए। सिरचन अपनी पनियानी जीभ को संभाल कर हंसता, घी की सोंधी सोंधी सुगंध सूखकर ही तो आ रहा हूँ काकी, नहीं तो इस शादी ब्याह के मौसम में दम मारने की भी छुट्टी कहाँ मिलती है। सिरचन जाति का कारीगर है।
मैंने घंटों बैठकर उसके काम करने के ढंग को देखा है। एक एक मोती और पटेर को हाथ में लेकर बड़े जतन से उसकी कुच्ची बनाता, फिर कुच्चियों को रंगने से लेकर सुतली सुलझाने में पूरा दिन समाप्त। काम करते समय उसकी तन्मयता में ज़रा भी बाधा पड़ी कि गेहूं सांप की तरह फुफकार कर उठता। फिर किसी दूसरे से करवा लीजिए काम। सिरचन मुंहजोर है, कामचोर नहीं। यहाँ तन्मयता शब्द का अर्थ होता है लगन से, और मुंहजोर शब्द का अर्थ है मुंहफट या बेबाक बोलना। बिना मजदूरी के पेट भर भात पर काम करने वाला कारीगर। दूध में कोई मिठाई न मिले तो कोई बात नहीं, किंतु बात में ज़रा भी झाला वह बर्दाश्त नहीं कर सकता। यहाँ झाला शब्द का अर्थ है तीखा बोलना या फिर बेरुखी से बात करना। सिरचन को लोग चटोर भी समझते हैं। तली भगारी हुई तरकारी, दही की कढ़ी, मलाई वाला दूध, इन सब का प्रबंध पहले कर लो, तब सिरचन को बुलाओ। दुम हिलाता हुआ हाजिर हो जाएगा। खाने पीने में चिकनाई की कमी हुई कि काम की सारी चिकनाई खत्म। काम अधूरा रखकर उठ खड़ा होगा। आज तो अधकपाली दर्द से माथा टनटना रहा है। अधकपाली शब्द का अर्थ होता है आधे सिर में होने वाला दर्द। थोड़ा सा रह गया है, किसी दिन आकर पूरा कर दूंगा। किसी दिन माने कभी नहीं। मोथी घास और पटरे की रंगीन शीतल पाटी, बांस की तीलियों की झिलमिलाती चीख, सतरंगे डोरे के मोढ़े, भूसी चुन्नी रखने के लिए मूंज की रस्सी के बड़े बड़े जाले, हलवाओं के लिए ताल के सूखे पत्तों की छतरी टोपी तथा इसी तरह के बहुत से काम हैं जिन्हें सिरचन के सिवा गांव में और कोई नहीं जानता। यह दूसरी बात है कि अब गांव में ऐसे काम को बेकाम का समझते हैं लोग। बेकाम का, जिसकी मजदूरी में अनाज या पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं। पेट भर खिला दो, काम पूरा होने पर एकाध पुराना कपड़ा देकर विदा करो। वह कुछ भी नहीं बोलेगा। कुछ भी नहीं बोलेगा ऐसी बात नहीं है। सिरचन को बुलाने वाले जानते हैं, सिरचन बात करने में भी कारगर है। महाजन टोले के भज्जू महाजन की बेटी सिरचन की बात सुनकर तिलमिला उठी थी। तिलमिला उठना का अर्थ होता है गुस्से में आ जाना या आक्रोश में होना। ठहरो, मैं माँ से जाकर कहती हूँ इतनी बड़ी बात ही है बिटिया। बड़े लोगों की बस बात ही बड़ी होती है, नहीं तो 2-3 पटेर की पार्टियों का काम सिर्फ खेसारी का सत्तू खिलाकर कोई करवाए भला? यह तुम्हारी माँ ही कर सकती है बबुनी। सिरचन ने मुस्कुराकर जवाब दिया था। इस बार मेरी सबसे छोटी बहन पहली बार ससुराल जा रही थी। मानू के दूल्हे ने पहले ही बड़ी भाभी को लिखकर चेतावनी दे दी है। मानू के साथ मिठाई की पतीली न आए कोई बात नहीं। 3 जोड़ी फैशनेबल चिक और पटेर की 2 शीतल पार्टियों के बिना आएगी मानू तो। भाभी ने हंसकर कहा, बैरंग वापस। यहाँ बैरंग शब्द का अर्थ है बिना टिकट लगा तुरंत। इसलिए 1 सप्ताह पहले से ही सिरचन को बुलाकर काम पर तैनात करवा दिया था माँ ने। देखो सिरचन, इस बार नई धोती दूंगी, असली मोहर छाप वाली धोती। मन लगाकर ऐसा काम करो कि देखने वाले देखते ही रह जाएं। पान जैसी पतली छुरी से बांस की तीलियों और कमानियों को चिकनाता हुआ सिरचन अपने काम में लग गया। रंगीन सुतलियों में झब्बे डालकर वह चिक बुनने बैठा। 1.5 हाथ की बुनाई देखकर ही लोग समझ गए कि इस बार एकदम नए फैशन की चीज़ बन रही है। मझली भाभी से नहीं रहा गया। पर्दे की आड़ से बोली, पहले ऐसा जानती कि मोहर छाप वाली धोती देने से अच्छी चीज़ बनती है तो भैया को खबर भेज देती। काम में व्यस्त सिरचन के कानों में बात पड़ गई। बोला, मोहर छाप वाली धोती के साथ रेशमी कुर्ता देने पर भी ऐसी चीज़ नहीं बनती बहुरिया। मानू दीदी काकी की सबसे छोटी बेटी है। मानू दीदी का दूल्हा अफसर आदमी है। मझली भाभी का मुंह लटक गया।
मेरी चाची ने फुसफुसाकर कहा, किससे बात करती हो बहू? मुहर छाप वाली धोती नहीं, मुंगिया लड्डू। बेटी की विदाई के समय रोज मिठाई जो खाने को मिलेगी, देखती है ना। दूसरे दिन चिक की पहली पाती में 7 तारे जगमगा उठे। 7 रंग के 7 भैया तारा। अपने काम में मगन सिरचन को खाने पीने की सुध नहीं रहती। सुध अर्थात उसको ध्यान न रहना। चिक में सुतली के फंदे डालकर पास के पड़े सूप पर निगाह डाली। चिवड़ा और गुड़ का एक सूखा ढेला। मैंने लक्ष्य किया, सिरचन की नाक के पास 2 रेखाएं उभर आई। मैं दौड़कर माँ के पास गया। माँ, आज सिरचन को कलेवा किसने दिया है? सिर्फ चिवड़ा और गुड़। माँ रसोई घर के अंदर पकवान बनाने में व्यस्त थी। बोली, अरे मझली, सिरचन को बूंदिया क्यों नहीं देती? बूंदिया मैं नहीं खाता काकी। सिरचन के मुंह में चूरा भरा हुआ था। गुड़ का ढेला सूप में एक किनारे पर पड़ा रहा अछूता। माँ की बोली सुनते ही मझली भाभी की भौहें तन गई। मुट्ठी भर बुदिया सूप में फेंक कर चली गई। सिरचन ने पानी पीकर कहा, मझली बहू रानी, अपने मैके से आई हुई मिठाई भी इसी तरह हाथ खोलकर बांटती है क्या? बस मझली भाभी अपने कमरे में बैठकर रोने लगी। चाची ने माँ के पास जाकर कहा, मुंह लगाने से सिर पर चढ़ेगा ही। किसी के नैहर ससुराल की बात क्यों करेगा वह? मझली भाभी माँ की दुलारी बहू है। माँ तमक कर बाहर आई। सिरचन, तुम काम करने आए हो, अपना काम करो। बहुओं से बात कुट्टी करने की क्या ज़रूरत? जिस चीज़ की ज़रूरत हो मुझसे कहो। सिरचन का मुंह लाल हो गया। उसने कोई जवाब नहीं दिया। बांस में टंगे हुए अधूरे चिक में फंदे डालने लगा। मानू पान सजाकर बाहर बैठक खाने में भेज रही थी। चुपके से पान का एक बीड़ा सिरचन को देती हुई इधर उधर देखकर बोली, सिरचन दादा, काम काज का घर, 5 तरह के लोग 5 किस्म की बातें करेंगे। तुम किसी की बात पर कान मत दो। सिरचन ने मुस्कुराकर पान का बीड़ा मुंह में ले लिया। चाची अपने कमरे से निकल रही थी। सिरचन को पान खाते देखकर अवाक हो गई। सिरचन ने चाची को अपनी ओर अचरज से घूरते देखकर कहा, छोटी चाची, ज़रा अपनी डिबिया का गमकौआ जर्दा खिलाना, बहुत दिन हुए। चाची कई कारणों से जली भुनी रहती थी। सिरचन से गुस्सा उतारने का ऐसा मौका फिर न मिल सकता। झनकती हुई बोली, तुम्हारी बड़ी हुई जीभ में आग लगे। घर में भी पान और गमकौआ जर्दा खाते हो, चटोर कहीं के। मेरा कलेजा धड़क उठा। हो गया सत्यानाश। बस सिरचन की उंगलियों में सुतली के फंदे पड़ गए। मानो कुछ देर तक वह चुपचाप बैठा पान को मुंह में घुलाता रहा। फिर अचानक उठकर पिछवाड़े पीक थूक आया। अपनी छुरी, हसिया वगैरह समेट संभाल कर झोले में रखे, टंगी हुई अधूरी चिक पर एक निगाह डाली और हनहनाता हुआ आंगन से बाहर निकल गया। मानू कुछ नहीं बोली, चुपचाप अधूरी चिक को देखती रही। 7 तारे मंद पड़ गए। माँ बोली, जाने दे बेटी, जी छोटा मत कर मानू, मेले से खरीद कर भेज दूँ। मैं सिरचन को मनाने गया। देखा, एक फटी हुई शीतल पाटी पर लेटकर वह कुछ सोच रहा है। मुझे देखते ही बोला, बबुआ जी, अब नहीं, कान पकड़ता हूँ, अब नहीं। मोहर छाप वाली धोती लेकर क्या करूँगा? कौन पहनेगा? ससुरी खुद मरी, बेटे बेटियों को ले गई अपने साथ। बबुआ जी, मेरी घरवाली जिंदा रहती तो मैं ऐसी दुर्दशा भोगता। यह शीतल पाटी उसी की बुनी हुई है। इस शीतल पाटी को छूकर कहता हूँ, अब यह काम नहीं करूँगा। गांव भर में तुम्हारी हवेली में मेरी कदर होती थी, अब क्या? मैं चुपचाप वापस लौट आया। समझ गया कलाकार के दिल में ठेस लगी है, वह नहीं आ सकता। बड़ी भाभी अधूरी चिक में रंगीन छीट का झालर लगाने लगी। यह भी बेजा नहीं दिखलाई पड़ता, क्यों मानू? मानू कुछ नहीं बोली, बेचारी। किंतु मैं चुप नहीं रह सका। चाची और मझली भाभी की नज़र न लग जाए इसमें भी। मानू को ससुराल पहुंचाने मैं ही जा रहा था। स्टेशन पर सामान मिलाते समय देखा, मानू बड़े जतन से अधूरी चिक को मोड़कर लिए जा रही है अपने साथ। मन ही मन सिरचन पर गुस्सा हो आया।
चाची के सुर में सुर मिलाकर कोसने को जी हुआ कामचोर चटोर। गाड़ी आई, सामान चढ़ाकर मैं दरवाज़ा बंद कर रहा था कि प्लेटफॉर्म पर दौड़ते हुए सिरचन पर नज़र पड़ी। बबुआ जी, उसने दरवाजे के पास आकर पुकारा। क्या है? मैंने खिड़की से गर्दन निकालकर झिड़की के स्वर में कहा। सिरचन ने पीठ पर लदे हुए बोझ को उतारकर मेरी ओर देखा। दौड़ता आया हूँ, दरवाज़ा खोलिए। मानू दीदी कहाँ हैं? एक बार देखूँ। मैंने दरवाज़ा खोल दिया। सिरचन दादा, मानू इतना ही बोल सकी। खिड़की के पास खड़े होकर सिरचन ने हकलाते हुए कहा, यह मेरी ओर से है, सब चीज़ें हैं दीदी। शीतल पाटी, चिक और एक जोड़ी आसनी कुश की। गाड़ी चल पड़ी। शीतल पाटी अर्थात चटाई और आसनी अर्थात बैठने के लिए आसन जैसे चौकी का आसन। गाड़ी चल पड़ी। मानू मोहर छाप वाली धोती का दाम निकालकर देने लगी। सिरचन ने जीप को दांत से काटकर दोनों हाथ जोड़ दिए। मानू फूट फूट कर रो रही थी। मैं बंडल को खोलकर देखने लगा। ऐसी कारीगिरी, ऐसी बारीकी, रंगीन सुतलियों के फंदों का ऐसा काम पहली बार देख रहा था। तो बच्चों, यहीं पर हमारी कहानी का समाप्त होता है। किंतु इस कहानी में ठेस शब्द का अर्थ होता है किसी को चोट या आघात पहुंचना। इस पूरी कहानी में एक कलाकार के कला तथा उसके कारीगरी का वर्णन किया गया है। कलाकार किसी भी धर्म, जाति और वर्ग का हो, उसे अपनी कला पर अभिमान होता है। वह स्वाभिमान के मूल्य को समझता है और उसकी रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहता है। जाति या धर्म के नाम पर जब उसके स्वाभिमान पर आघात होता है तो वह उसे बर्दाश्त नहीं करता। इस कहानी में एक तरफ सिरचन ने मानू से सगा रिश्ता ना होने पर भी उसके साथ उसकी मन की इच्छा को पूर्ण करके एक आत्मीयता का संबंध स्थापित किया है। जो फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा लिखी हुई इस कहानी का अंत यहीं पर होता है। आप सभी इस कहानी को पढ़ें और आनंद उठाएं। तब तक के लिए नमस्कार।